कैसा लगेगा कि अगर कोई स्पेस में जाए और फंस जाए। सोच के थोड़ा सा डर लगता है ना। लेकिन हाल ही में हुए सुनीता विलियम्स के साथ की ट्रेजेडी तो आप सब लोगों ने सुन ही ली होगी। चलिए देर ना करते हुए इसको थोड़ा डीपली समझते हैं, क्यों और कैसे सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई। नमस्कार दोस्तों, मैं गिन्नी ढोंडियाल। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5 जून 2024 सुबह के 10:52 पे अमेरिका में स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट का एक रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं नासा के 2 एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स, जिनका नाम है कमांडर बैरी ई विल्मोर और पायलट सुनीता विलियम्स, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं इस रॉकेट में। जिस स्पेसक्राफ्ट में ये गए हैं, जिसका नाम है स्टार लाइनर, इस स्पेसक्राफ्ट को एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है बोइंग। बोइंग कंपनी वही है जो एरोप्लेन्स भी बनाती है। इस मिशन को नाम दिया गया बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। अगले दिन 27 घंटे बाद ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करता है। ये डॉकिंग सक्सेसफुल हो जाती है। इस सक्सेसफुल डॉकिंग का मतलब था कि बोइंग दुनिया की दूसरी प्राइवेट कंपनी बन गई एक ह्यूमन ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट बनाने और उड़ाने वाली। इससे पहले ये काम सिर्फ स्पेस एक्स ने किया था। अब तक वर्ल्ड वाइड सिर्फ 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं, रशिया, यूएसए और चाइना। ये स्टार लाइनर मिशन सिर्फ 8 दिन का मिशन था। 8 दिन बाद इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पे आना था, लेकिन आज इनको स्पेस में फंसे हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। इस स्पेसक्राफ्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट्स इसमें वापस नहीं आ पा रहे हैं। नासा के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट्स 8 महीने तक वहीं फंसे रहेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आइए समझते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंसे हुए तो ज़रूर है, लेकिन इनको कोई खतरा नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 350 फीट तक लंबा है। इसमें काफ़ी लोग रह सकते हैं। खाना, कपड़ों का सब चीज़ की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। इस स्पेस स्टेशन का खुद का ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है, जो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन को जनरेट करता है और ऑक्सीजन को रिसाइकल भी करता है। करीब 6 मन तक का खाना वहाँ रिजर्व रहता है। आपको बता दूँ, वहाँ स्पेस स्टेशन में 7 लोग और मौजूद हैं, क्योंकि इस स्पेस स्टेशन को कभी भी खाली नहीं छोड़ा गया है। हर 6 महीने में यहाँ रोटेशन होता रहता है और इन 7 लोगों की टीम को नाम दिया गया है एक्सपीडिशन 71। ये टीम वहाँ रिसर्च कर रही है स्पेस बोटानी पर, कि स्पेस में फूल कैसे उगाए जाए, एल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर और न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ पर ये वहाँ रिसर्च कर रही है। बैरी विल्मोर, जो कि 61 ईयर्स के हैं, इन्होंने इससे पहले 178 दिन बिताए हैं स्पेस में। सुनीता विलियम्स एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट्स है। हालांकि इनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ये 58 ईयर्स की हो चुकी हैं और इस मिशन से पहले ये 322 दिन स्पेस में बिता के आई है। बोइंग का ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। इसका पूरा नाम है क्रूज स्पेस ट्रांसपोर्टेशन -100 स्टार लाइनर। ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट का मतलब होता है जो इतनी वेलोसिटी से ऊपर उड़ता है कि ये धरती की ऑर्बिट में पहुंच पाए और चारों तरफ धरती के चक्कर लगा सके। इसके लिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए होती है। दूसरी तरफ सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट स्पेस की एज तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी ऊपर नहीं पहुंच पाते कि वो धरती की ऑर्बिट तक पहुंच पाए। तो देखा जाए तो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली वो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट जिसमें इंसान भी ट्रैवल करे। अभी तक 3 देश ही इसमें सक्सेस हो पाए हैं, रशिया, चाइना और यूएसए, और इंडिया कोशिश कर रहा है। हमारा गगनयान मिशन इसी चीज़ को लेके है, इंसानों को एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट में बिठा के स्पेस पे भेजना। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट इस साल दिसंबर 2024 में होने वाली है। वैसे इस टेस्ट फ्लाइट में कोई ह्यूमन नहीं भेजा जाएगा। इसमें एक ह्यूमनॉइड भेजा जाएगा जिसका नाम व्योमित्र है। बेसिकली ये एक डॉल है जिसको फर्स्ट टेस्ट में भेजा जाएगा। नासा ने 2011 में अपना कमर्शियल क्रू प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें वो प्राइवेट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकें। स्टार लाइनर CST की फर्स्ट लॉन्च डेट रखी गई थी 6 मई 2024, यानी जो लॉन्च 5 जून को हुआ है वो पहले 6 मई को होना था।
लेकिन एक फॉल्टी प्रेशर वाल्व के कारण लॉन्च को रोकना पड़ता है। 6 मई का लॉन्च रोकने के बाद दूसरा अटेम्प्ट 1 जून को किया जाना था। फिर कुछ खराबी के कारण 1 जून को भी इसका लॉन्च फिर से रोकना पड़ता है। फिर आता है 5 जून का दिन, और इस दिन भी लॉन्च से पहले बोइंग के इंजीनियर्स एक हीलियम लीक को मैनेज कर रहे होते हैं। हीलियम वो मेन गैस होती है जिसकी वजह से propulsion सिस्टम काम करता है और स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर को फायर किया जाता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से अटैच होता है तो एग्जैक्ट लोकेशन पे इसे अटैच करने के लिए यही थ्रस्टर्स काम आते हैं, और इन्हीं थ्रस्टर्स को चलाने के लिए हीलियम की ज़रूरत होती है। इस स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च से पहले ही हीलियम लीक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन नासा और बोइंग के इंजीनियर्स ने कहा कि ये लीकेज मैनेजेबल है और कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर 5 जून को ये स्पेसक्राफ्ट फाइनली लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन लॉन्च होने के कुछ घंटे बाद 2 और लीक्स देखने को मिलते हैं। जब स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन पे पहुंच जाता है तो फिर 2 और हीलियम लीकेजेस मिलते हैं। 4 लीक्स के बाद अब इस स्पेसक्राफ्ट में और भी प्रॉब्लम्स दिखने लगती है। स्पेस स्टेशन से अटैच होने के कुछ घंटे पहले ही ये पता चलता है कि 28 थ्रस्टर्स जो कि इस स्पेसक्राफ्ट में लगे हैं उनमें से 5 तो ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड इंजीनियर से कांटेक्ट करके कमांडर बैरी इन थ्रस्टर्स को रीसेट करते हैं और डॉकिंग के लिए फिर से फायर करते हैं और फाइनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। बाद में जब इन थ्रस्टर्स की प्रॉब्लम को ढंग से चेक किया गया तो पता चला कि ये थ्रस्टर्स ओवर हीटिंग की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। सनलाइट की वजह से इसमें ओवर हीटिंग हो रही है, और यही वजह थी कि नासा और बोइंग ने ये डिसाइड किया कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स अभी के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रहेंगे, क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि वापसी के वक्त ये स्पेसक्राफ्ट सेफली पहुंच पाएगा या नहीं। अच्छा हुआ कि नासा ने ये डिसीजन लिया और एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी का ध्यान रखा, वरना 2003 में हुआ डिज़ास्टर तो आपको याद ही होगा। जब कल्पना चावला वापस धरती पर लौट रही थी तो उनका स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड कर गया। अब फरवरी 2025 में स्पेस एक्स का क्रू 9 मिशन इस ISS पे जाएगा और उनके साथ ये दोनों एस्ट्रोनॉट सेफली वापस आ पाएंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।